जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। डीसी भाई, स्वागत है। हाँ जी सर। अच्छा, छोटा सा एक क्लिप है दोस्तों आज हमारे पास में, लेकिन टॉपिक एक ही है, इसलिए छोटा सा एक क्लिप है। दो टॉपिक, हालांकि एक और टॉपिक मैं ऐड करने का सोच रहा था डीसी, और वो टॉपिक ये था कि पाकिस्तान के अंदर कल फिर से एक बार मेडल वेडल बांटे गए हैं। मुनीर मेडल, हिलाली मुनीर मेडल बांटा गया है, जिसमें कि फेक जो रैली निकाला था ना पिछले साल, याद है आपको? क्या नाम था उसका? अरे वो प्रीमियर बॉलर, उसका ससुर, अफरीदी। हाँ हाँ अफरीदी। चुल्लू चुल्लू बुल्लू के क्या नाम है साला होगा जो। हाँ जो भी है, अफरीदी, तो वो उसको भी मेडल मिला है। और भी कुछ पत्रकारों को भी मेडल दिया गया है पाकिस्तान के अंदर में, हाँ, मतलब मुनीर के हिलाल मुनीर अवार्ड। तो मैंने सोचा उसको ऐड कर दो, फिर मैंने बोला "अच्छा, हटाओ, छोड़ो इसको"। लेकिन डीसी, पाकिस्तान देखो, एक तो पाकिस्तानी अब थोड़ा समस्या में आ गए हैं कि पाकिस्तान से एक नारा हम काफी समय से सुन रहे हैं डीसी, और वो पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा। बाप। अब भागते हैं पाकिस्तानी, जिंदा भागते हैं, एक तो मुनीर के डंडे से भाग जाते हैं पाकिस्तानी। क्योंकि अगर आपको मुनीर मतलब पाकिस्तान के अंदर रहना है, तो खास करके आपको मुनीर की गुलामी करनी पड़ेगी भाई साहब। तो अब बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ गुलामी करने से अच्छा है कि भाग जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी के लिए समस्या ये है कि भागे तो भागे कहाँ? कोई लेने को भी तैयार तो नहीं है ना। यूएई भी लात मार रहा है, वहां से सऊदी भी उतना ले जा रही है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी भाग क्यों रहे हैं यार? सब कुछ तो है पाकिस्तान में यार, निकल रहा है सब कुछ यार। अब नहीं, क्यों मुझे भाग यही, रहे एक तरफ तो लाल टोपी बुला रहा है पाकिस्तानियों को हैं? कि तुम हाँ। यहाँ पहुंचो, और यहाँ पे सब कुछ है तुम्हारे लिए, रेत के नीचे से सोना निकालो और यहीं पे रहो। और फिर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मौका मिले तो हम पाकिस्तान से भाग जाएंगे। तो इसी पे वीडियो हमारा है दोस्तों। वीडियो को छोटा ही है तो अंत तक देखिए, आपको मजा तो आएगा ही। हाँ, ऐसे ऐसे क्लिप, मतलब ज्यादा बोरिंग क्लिप तो लेके आता नहीं हूँ। अगर किसी दिन क्लिप ना भी रहे अच्छा, तो बोरिंग तो नहीं होता है, मोटा मोटी आपको मजा करा ही देते हैं। हाँ, मतलब ऐसे ना भी करा पाए तो हम दोनों साजिश करके करा ही देते हैं। तो कैसे भी करें, कुछ ना कुछ करा देंगे हम लोग आज आपको। तो पहले बढ़ते हैं डीसी वीडियो में आगे। और दोस्तों, अगर अपने चैनल पे सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा, शेयर करेंगे तो भी सपोर्ट मिलेगा। चलो। पाकिस्तान का कर्ज कहां पहुंच चुका है, मैं इस पर थोड़ी सी बात पहले कर लूं, फिर आगे चलते हैं। आपको बताता हूं कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। यह नाज़रीन रिपोर्ट है, मार्च 2026 तक पाकिस्तान के जो टोटल कर्जा है वो 80,524 अरब तक पहुंच चुका है। पिछले साल मार्च में ये 73,000 अरब था। एक साल में 7,000 अरब पाकिस्तान के कर्जे में इजाफा किया है इस हुकूमत ने। लेकिन एक प्रोजेक्ट नहीं है जो ये दिखा सकें कि इन्होंने बनाया हो अवाम के लिए। एक भी अवाम की फलाह के लिए कुछ किया हो, ये एक भी मंसूबा नहीं दिखा सकते। तो आपका कर्जा मार्च तक 80,000 अरब पहुंच चुका था, और अब मई आ गया है। अप्रैल मई में इन्होंने मजीद कर्जे ले लिए हैं, और आगे ये कर्जे की रफ्तार बढ़ती इसलिए चली जाएगी कि जितना ज्यादा कर्जा होता है उतना उसका सूद होता है, उस सूद को उतारने के लिए मजीद कर्जा होता है, और ये एक विशियस साइकिल होता है जिसे डेट ट्रैप कहते हैं, उसमें आप फंस जाते हैं। इसी तरह कर्जे देकर कौमों को फंसाया जाता है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क इस टाइम आलमी ताकतों के लिए महज एक मोहरे का किरदार अदा कर रहा है। इसीलिए आईएमएफ हमें वेंटिलेटर लगा के रखे हुए है, वरना जो हमारे हालात हैं हमें कर्जा देना बनता नहीं है। आईएमएफ ने बड़ी मामूली मामूली सूरत हाल में लोगों को कर्जा देने से इनकार किया है। मैं ममालिक की बात कर रहा हूं, रजीम्स की बात कर रहा हूं। तुम्हारे यहां इंसानी हकूक नहीं पूरे हो रहे, हम तुम्हें नहीं कर्जा देंगे। तुम्हारे यहां मीडिया आजाद नहीं है, हम तुम्हें कर्जा नहीं देंगे। तुम्हारे यहां जो अकलियतें हैं वो महफूज नहीं है, तुम्हें कर्जा नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारे यहां इलेक्शन में थोड़े से सवालात जन्म लेते हैं, तुम्हें कर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान को दो दो प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपका कर्जा मुसलसल बढ़ रहा है, रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ आपको एक और चीज भी दिखाता हूं, इस चीज पे बहुत कम लोग बात करते हैं। अकबर साहब बहुत ज्यादा इस पे सोशल मीडिया पे बात करते हैं, एक्स पे। आपको पता है कि ये वो टॉपिक है जो इमरान खान के दौर में मैं बहुत ज्यादा उठाता था, इस पे बहुत बात करता था। क्योंकि लोग, जो बिजली की कीमत बढ़ गई है जी, उस टाइम 2 रुपए को यूनिट बढ़ जाते थे तो शोर बढ़ जाता था। अब 15 रुपए से 50 रुपए यूनिट कर दिया, कोई शोर नहीं। मीटर रेंट लगा दिया, इतना ज्यादा कोई शोर नहीं है। तो वजह समझें, बिजली की कुल लागत 700 अरब रुपए और पैदावार कॉस्ट थी, और 200 अरब कैपेसिटी चार्जेस थे। ठीक है, यह सीपैक मुआहदों से पहले की बात है। ठीक है, जिस नवाज शरीफ के सीपैक मुआहदों को नून लीग बेचती है,
उससे पहले पाकिस्तान में बिजली बनाने की लागत 700 अरब थी और इसके कैपेसिटी चार्जेस जो थे वो 200 अरब थे। सी पैक मुआहदों के बाद आज बिजली की पैदावारी कॉस्ट 700 अरब से बढ़कर 1200 अरब हो गई है, जबकि कैपेसिटी चार्जेस 200 अरब से बढ़कर सीधा 2000 अरब हो गए हैं। यानी आपकी पैदावार की जो लागत है वो तो 500 अरब बढ़ी है, 10 सालों में इतनी बढ़ी जाती है चलो, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी चार्जेस है ना, यानी बिजली बनाओ ना बनाओ, खरीदो ना खरीदो, प्लांट बंद भी रहेगा, तुमने 2000 अरब अदा करना है। फ्रंट मैनों को ऐसे नवाजा गया। बहाना क्या था? सी पैक। उसके पीछे छुप के ये काम किया गया और मुल्क पे जो भी महंगाई, बिजली और हर चीज का अजाब है, उसके पीछे ये सी पैक के शेडी और डॉजी मुआहदे हैं। यकीन माने, अगर आज पाकिस्तानियों को आप मौका देना जी के वीजे खुल गए हैं यूरोप के, पाकिस्तान में शायद 10-20% लोग बचेंगे, सारे यूरोप निकल जाएंगे। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जो भी पाकिस्तान से जिंदा भाग के निकल आया वो बच गया, बाकी कोई नहीं बचने वाला। कि ये जो खबर है डीसी, तो सीपैक ने पाकिस्तान को, पहला यहाँ से तो ये निकला कि सीपैक ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, और दूसरा पाकिस्तान से जिंदा भाग, यानी यूरोप का वीजा खुल जाए तो पाकिस्तानी जो है 10-20% बचेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। सर कितना सहमत है डीसी, आप इससे जरा बताइए। मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ यार। जिस हिसाब से आसिम मुनीर, मतलब इस समय पाकिस्तान का जो मीडिया है वो दिखा रहा है ना, आसिम मुनीर का जो चाटने वाला मीडिया है पाकिस्तान का, जिस हिसाब से दिखा रहा है सर, मुझे तो नहीं लगता यार पाकिस्तानी कोई भागेगा यार। इस समय आप पता है यार, सोना निकल रहा है, सब छान रहे हैं सोना यार दुनिया में, इनको अलग लाइन में लगाया जाता है। खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं ना सर, अब तो इज्जत मिल रही है इनको ज्यादा ही, मतलब अंदर तक इज्जत दे रहे हैं इनको। तो भाई मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी कोई भागेगा यार। जी, मैं भी एग्री नहीं करता हूँ इसकी बातों से कि जिंदा भाग और सीपैक ने बर्बाद कर दिया। सीपैक तो गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए यार, गेम चेंजर, सीपैक ने तो गेम चेंज किया है पाकिस्तान का। हाँ, तो खुद कहते हैं पाकिस्तानी की दूध शहद की नहरें बह रही है, तो वो सीपैक के कारण ही बह रही है पाकिस्तान के अंदर में। और उसके बाद और दूसरा ये भी देखा आपने, कर्जे खुद लेते हैं ये भिखमंगे दुनिया से जाके, और आरोप लगा दे फिर पूरी दुनिया के ऊपर को दुनिया हमें कर्जों में फंसा रही है। वे साला तुम जा रहे हो खुद यार भीख मांगने उनके पास में यार, वो तुम्हें बुला रहे हैं क्या आके लो हमसे भीख ले लो? नहीं डीसी, तुम समझे नहीं है, ये भीख मांगने नहीं जाते हैं सर, ये एहसान करते हैं सर आईएमएफ के ऊपर में। अभी कल ही परसों की बात है जब 1.2 की 1.3 बिलियन डॉलर का एक और जो किस्त है इनको मिला है, तो सर ये आईएमएफ चल रहा है पाकिस्तान के कारण। सर आपको नहीं पता, ये एहसान कर रहे हैं आईएमएफ के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, बाकी मुल्कों के ऊपर जहां से ये कर्ज ले रहे हैं। ना दे सर, वो सूद कमा पाएंगे क्या? नहीं कमा पाएंगे। ये भी बात अब ये तो समझो, ये भी तो बात है यहाँ पे। आईएमएफ बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान ने अगर आईएमएफ बर्बाद हो जाएगा सर, वर्ल्ड बैंक का भट्टा बैठ जाएगा, वर्ल्ड बैंक का भट्टा बैठ जाएगा पाकिस्तान कर्ज ना ले तो ये अपने आप को भिखारी दिखाने के लिए सर उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। सही बात तो ये है। और ये जो बातें कर रहे हैं कि 20% पाकिस्तान यूरोप भाग जाएंगे, 20% यूरोप पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएंगे। सही बात। हाँ, ये वो दिन दूर नहीं है जब गोरे लाइन में खड़े रहेंगे पाकिस्तानी, कहते हैं ये बात ना। अरे सर यूएई से पाकिस्तानी खुद आ रहे हैं, ना कि शेख भगा रहे हैं उनको लात मार के। कुछ दिन बाद देखना शायद शेख भी आ जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तानी सुनो, देखो तुम्हारा फ्यूचर क्या है कि तुम लोग अभी सोना निकाल रहे हो, छान रहे हो रेत से, ठीक है, तुम लोग खबर मिलती है, तुम दौड़ते हो, सुबह पहुंचते हो, तुम्हारा दो ही काम है, सुबह उठना है, मतलब जो काम करने के बाद फिर निकल जाना है रेत छानने के लिए। अभी तुम खुद रेत छान रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि तुम जो है शेखों से और गोरों से रेत छनवाओगे, तुम खड़ा होगे वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम देखो हमें जलन होती है अंदर से, भाई हम जल रहे हैं अंदर से, लेकिन जो सच है वो बोलना पड़ रहा है। हाँ मियां साहब के 2025 में 7 लाख से ज़्यादा नौजवान जो हैं, और हम ये देख रहे हैं कि हर साल बहुत नौजवान बाहर जा रहे हैं, और इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं है। जिस तरह से हम बिजली महंगी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, और जिस तरीके से इसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। कई दफ़ा हमने स्टोरीज़ की हैं और आपने भी स्टोरीज़ की हैं कि हमारी कई लूम्स जो हैं, और जो हमारा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था फैसलाबाद, तो वो उसमें जिस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तो जाहिर है यूथ तो कहीं जाएगी और अपने रास्ते तलाश करेगी, क्योंकि बाहर जाने का एक फ़ायदा तो होगा उन्हें कि बिजली भी शायद उन्हें यहाँ से सस्ती मिल जाए, और पेट्रोल भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें शायद
दुनिया में सबसे महंगी हम ही आवाम की खिदमत में पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जरिया मुआश जो है वो यही इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, या फिर हम महंगा कर्जा लेकर आवाम पर बोझ डालकर वो कर्जा वापस करते हैं और 20-22-23 बिलियन डॉलर जिस तरह UNDP कहता है कि उसमें लल्ले तलल्ले करके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखें। जरा माशाल्लाह मैं उस दिन देख रहा था, सेनेट के चेयरमैन हमारे जमहूरियत के बहुत बड़े वारियर जो है उनकी मैं गाड़ी देख रहा था, बड़ी देर तक मुझे देखना पड़ा, खासी लंबी थी। देखिए मैं कल एक वजीर मसूफ को सुन रहा था तो उन्होंने पेट्रोल में कीमतों की इजाफे की वजह ये बताई कि जी वो देखे ना, इंडिया में नहीं इजाफा हुआ क्योंकि उसके 700 बिलियन डॉलर जो हैं उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। आप 40 साल से बैठे सोए हुए थे यहाँ पे, आपको 2 नंबर मुआहदे करने से फुर्सत थी 1993 में, 2002 में, 2016 में। आपने बिलियंस ऑफ, और रोजाना वजीर मौसूफ असेंबली में चीख के जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इन मुआहिदों को खोल के तो दिखाएं, इन मुआहिदों को खोल के तो दिखाएं, पहले हमें ये बताएं। और आपने यहाँ स्टोरी की आज उनको अवार्ड मिला है काई साहब, और चले जी अवार्ड और भी दे दे, अवार्ड क्या, मैं ये कह रहा हूँ अवार्ड मिला है कि यहाँ अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, यहाँ अगर हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, और यहाँ मेहनत कशों के 38 बिलियन डॉलर जो आप शायद आधे रह जाएं क्योंकि आधे तो दुबई और सऊदी अरब से आते थे, तो ये किसने काम किया? ये इस बिजली से कौन यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा? मेरा मतलब ये आप फख्र से हम बताते हैं और ये हमने तो पैसे बचा लिए। तो बात क्या है? बात यह है कि जब आप कारोबार भी करते हैं और कारोबार रियासत में भी आपको बिठा दिया जाता है तो उसके बाद यही बर्बादी होती है। अगर आज 16 बिलियन डॉलर में वो भी मांगे तांगे के हैं तो फिर आप करते क्या रहे हैं? किस चीज की हुकूमत करते रहे आप हमारे ऊपर? और किस तरीके से 200 रुपया, मुझे अभी कंट्रोल रूम में बताया जा रहा है कि 200 रुपया लीटर पे टैक्स है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए हमें। और इसको जस्टिफाई करने के लिए आ जाते हैं और बुला लेते हैं बच्चों को। ये किसी याद तो रखे ना कि फोरम में बात करें। बात यह मियाँ साहब कि ये सारा जो इकोनॉमिक वेस्ट लैंड आपने क्रिएट किया है और कर्जों पे थोड़ी बहुत रेलेवेंस जो हमने बनाई है इंटरनेशनली, IMF भी हाथ हौला रखे हुए है, कभी इधर से मांग कभी चाइना से मांग, ये हमारी आमदनी है। ये आमदनी है पाकिस्तान की। हाँ, आमदनी तो है वैसे, आमदनी तो खैर यही है पाकिस्तान की। लेकिन देखो डीसी ठीक है, अगर देखो हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट पे, रोजगार पे, बेरोजगारी पे, तो समझ में आता है सर, ठीक है, समझ में आता है। अगर हम इधर बात करें तो समझ में आता है, चलो ठीक है, प्रॉब्लम तो है ही हमारे इधर, ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन इसको आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मेरा कहना है कि यार पाकिस्तान को यार रोजगार की क्या जरूरत है यार? इसको जलन बोलते हैं सर। ये सब जले हुए हैं एक दूसरे को देख के, पाकिस्तानी आपस में जल रहे हैं सर। कोई ज्यादा तरक्की कर रहा है, कोई कम तरक्की कर रहा है, तो कम तरक्की वाला ज्यादा तरक्की वाले से जल रहा है पाकिस्तान में। सिंपल सी बात है सर, तरक्की सब कर रहे हैं। तरक्की की भी बात नहीं है ना डीसी। मैंने जो सुना है फैसल रजा अबीदी को, चाहे मतलब फैसल रजा अबीदी तो नहीं, लेकिन लाल टोपी जैसे और भी जितने स्कॉलर्स, मतलब सो कॉल्ड स्कॉलर्स वगैरह जो इनके होते हैं, ये तो सर यही कहते हैं कि पाकिस्तान तो इकोनॉमी तरक्की के लिए बना ही नहीं है, पाकिस्तान तो बस गजवा हिंद के लिए बना है, घास खाने के लिए बना है। भले घास खा लेंगे, चना खा लेंगे, लेकिन गजवा हिंद करेंगे। तो उसने तो साफ साफ बोला हुआ है कि ये इकोनॉमी तो आप छोड़ दो, ये सब तो कोई बात ही नहीं है, पाकिस्तान इसके लिए है ही नहीं। ये बिजली में रहना, बिजली पैदा करना और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, ये सब फालतू का काम है यार पाकिस्तानियों के लिए। ये सब आप बाकियों पे छोड़ दो, मतलब ये सब काम और कोई करे समझ में आए। बाहर से लोगों को बुलाओ, अपने यहाँ पे नौकरी दो ये सब काम करने के लिए। हाँ यार, पाकिस्तानी ये सब काम के लिए नहीं पैदा हुए हैं कि बिजली तुम लोग पैदा करो। वैसे यार नहीं, पाकिस्तानी ये काम तो पहले से ही करता आ रहा है सर। देखो, सड़क पाकिस्तान में बाहर की कंपनियां बनाती हैं, पाकिस्तान की कोई कंपनी नहीं बनाती है। देश का जो बड़े बड़े शहरों का कचरा है वो भी तुर्की और जाने कहाँ की कंपनियां उठाती हैं सर। इनकी कोई कंपनी मतलब ये लोग नहीं उठाते पाकिस्तानी। तो सर समझ जाओ ना, पाकिस्तान कितना पैसा पाकिस्तान के पास में। मैं तो दोस्तों मैं क्लिप सुन रहा था जहां पे एक पाकिस्तानी ये कह रहा था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी, या अंग्रेज कह रहा था वो, हाँ ब्रिटिश कह रहा था कि ब्रिटिश अगर 20-25 साल और पाकिस्तान में रह जाता, थोड़ा तरक्की और ज्यादा हमारा हो जाता। अच्छा, ये कह रहे पाकिस्तानी कह रहे थे। बढ़िया, तब बढ़िया लेके गया जिन्ना इनको, बहुत बढ़िया किया। ओके तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है। अब आप लोग बताइए कमेंट करके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मजेदार वीडियो लेके आते हैं फिर रात में आपके लिए ना। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।